तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम टीचिंग एड्स ऑफ कॉमर्स मीन्स वाणिज्य शिक्षण की सहायक सामग्री के विषय में अध्ययन करेंगे। सहायक सामग्री, इसके अंतर्गत हम सहायक सामग्री का अर्थ, उसके जो प्रकार हैं उन प्रकार के बारे में, फिर सहायक सामग्री का चयन करते समय हमें किन किन तथ्यों का अनुकरण करना चाहिए और सहायक सामग्री हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, उनके क्या कार्य है जिससे कि हम शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली और रुचिकर बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री से पूर्व कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए भी हम उस समय की, उस स्थान की जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हम अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं ना। ऐसा नहीं करते कि पहले उस समय ऐसा कार्य होता था तो अब भी ऐसा होगा, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि समाज भी कैसा है, परिवर्तनशील है और सदैव वो परिवर्तनशील ही रहा है। उसी के अंतर्गत जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में जो शिक्षण विधियां होती थी या जो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते थे तो वो परंपरागत सहायक सामग्री का प्रयोग करते थे। समय परिवर्तित हुआ, फिर श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाने लगा, उसके पश्चात दृश्य सहायक सामग्री का, और अब वर्तमान समय में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, सामाजिक साधन, अन्य साधन, इन सभी का प्रयोग करके हम शिक्षण कार्य को और अधिक रुचिकर और प्रभावशाली बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। जैसे उद्देश्यों में समानता होते हुए भी इनकी जो विधियां हैं, प्रविधियां हैं, साथ साथ जो साधन हैं उनमें भी हम विविधता देखते हैं। पहले कैसा होता था, पहले ऐसा होता था ना कि विद्यालय को एक संस्था के रूप में देखा जाता था जिसमें जो शिक्षण कार्य होता था वो स्वयं शिक्षक मौखिक रूप से करते थे और उसको किसी भी अन्य साधन से इस कार्य को करने में सहायता नहीं मिलती थी और बालक केवल निष्क्रिय श्रोता बनकर ही रहते थे। लेकिन क्या हुआ, समय परिवर्तित होता गया और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना, और इसीलिए भी हम बालक का सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से विभिन्न सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं और जिसके द्वारा हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, और उस सर्वांगीण विकास करने के लिए जिन उपकरणों का या सामग्री का हम प्रयोग करते हैं ना, वास्तव में वही कहलाते हैं सहायक सामग्री या फिर शैक्षिक उपकरण। ठीक है, सहायक सामग्री, अब इसको भी समझना होगा कि सहायक सामग्री क्या होती है। जो सहायक सामग्री है वो सहायक सामग्री इस प्रकार से है कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है उसके अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियाँ, आवश्यकता आदि को आधार भी बनाया जाता है और इस शिक्षण क्रिया को अत्यधिक सरल, सजीव तथा प्रभावी बनाने के लिए नवीन सामग्री को या नवीन तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि उसका स्वरूप छात्र को अधिकाधिक सरल एवं स्पष्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए जिन साधनों की या उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है वे ही सहायक सामग्री कहलाते हैं और इसके द्वारा ही हम शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव और प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, ये है सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री के लिए शिक्षण सामग्री भी आवश्यक है। शिक्षण सामग्री, इसके भी दो मुख्य तत्व होते हैं। दो मुख्य तत्व, एक माध्यम और जो द्वितीय है वो है विधा, मीडियम और मॉडल। जो विधा है वो ऐसा रूप है उद्दीपक का जिसके अंतर्गत छात्रों के संपर्क में लाकर हम इस प्रकार से रेखा चित्र, छायाचित्र, प्रतिमूर्ति आदि अनेक प्रकार की विधाओं का निर्माण करते हैं।
और इन छायाचित्रों, रेखाचित्रों, प्रतिमूर्तियों आदि को प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार के माध्यम का प्रयोग करते हैं, जैसे पुस्तक, प्रोजेक्टर, चलचित्र आदि। इस प्रकार एक संपूर्ण शिक्षण सामग्री में ये दोनों माध्यम एवं विधा निहित है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, सीधे इसको अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि एक संपूर्ण शिक्षण सामग्री इन दोनों के सहयोग से निर्मित होती है। बिना माध्यम के विधा का उपयोग सीमित है और बिना विधा के माध्यम अपर्याप्त एवं निरर्थक है। अर्थात ये दोनों शिक्षण सामग्री के दो प्रमुख तत्व है और इन्हीं दोनों की सहायता से हम शिक्षण सहायक सामग्री को और अत्यधिक प्रभावी ढंग से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं और छात्र इसके द्वारा जो चीज़ों का वो अध्ययन करेंगे या जिसके बारे में वो ज्ञान अर्जित करेंगे, वो ज्ञान उनके अंदर स्थायित्व बना रखने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है। अब सहायक सामग्री का महत्व। सहायक सामग्री का क्या महत्व होगा? क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में जो है सहायक सामग्री का अत्यंत महत्व रहा है और रहेगा, क्योंकि सहायक सामग्री ही जो विषय वस्तु होती है उसको रोचक और आकर्षक बनाती है। इनके द्वारा सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और पाठ्य पुस्तक से पढ़ी हुई विषय वस्तु या भाषणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी नहीं हो पाता। रूलन ने एक अध्ययन में बताया है कि जब छायाचित्र को पाठ्यपुस्तक के पूरक के रूप में प्रयोग किया गया तो छात्रों की निष्पत्ति की मात्रा में 20% वृद्धि हुई। इसी प्रकार अन्य अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि सहायक सामग्री छात्रों की निष्पत्ति में 50 से 60% तक वृद्धि करती है और इन विभिन्न अध्ययनों से हमें ज्ञात होता है कि सहायक सामग्री निष्पत्ति की मात्रा को काफ़ी बढ़ा देती है। एवं शिक्षण सामग्री में वर्तमान समय में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शब्दों का प्रचलन बहुत अधिक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय में और इसके द्वारा ही शिक्षण कार्य संपन्न किए जाते हैं। जो शिक्षण सामग्री में प्रयोग किए जाते हैं जो साधन हैं, जैसे प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म खंड आदि क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और इनमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे फिल्म, छायाचित्र, रेखाचित्र जो कि सूचना, अवधारणा आदि का निर्धारण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। और वर्तमान समय में जो शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक प्रचलन में यही दोनों हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हम सहायक सामग्री के जो प्रकार हैं उसके बारे में कि सहायक सामग्री के क्या क्या प्रकार हैं और किस प्रकार से उसके अंतर्गत किन किन सामग्रियों को या किन किन साधनों को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम परंपरागत सहायक सामग्री जो प्राचीन समय में चलती थी, फिर श्रव्य सहायक सामग्री, फिर दृश्य सहायक सामग्री, तत्पश्चात श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, सामाजिक साधन और अन्य साधन। जो परंपरागत सामग्री थी ना, उसके अंतर्गत जैसे श्यामपट्ट, तालिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, इनको हम सम्मिलित करते हैं। और जो श्रव्य दृश्य सामग्री है इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित सामग्री, जैसे श्रव्य सामग्री के अंतर्गत हम रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर को सम्मिलित करते हैं। जो दृश्य सामग्री है उसके अंतर्गत हम वास्तविक वस्तुएं, चित्र, नमूने, रेखा चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, पैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, स्लाइड, छायाचित्र, मूक फिल्म, चित्र विस्तार यंत्र, जादू की लालटेन, इन सभी को सम्मिलित करते हैं। फिर श्रव्य दृश्य सामग्री, इसके अंतर्गत चलचित्र, दूरदर्शन, समाचार संबंधी फिल्म, वीडियो टेप, रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री, इसके बारे में हम क्या करते हैं? इसके द्वारा हम शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं। अब
कुछ सामाजिक साधन थे। सामाजिक साधन जैसे भ्रमण, सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक सेवा योजनाएं, ये भी शिक्षण की सहायक सामग्री है। और जो अन्य साधन थे इसके अंतर्गत जो संग्रहालय होते हैं हमारे, और प्रदर्शनी, म्यूज़ियम, और प्रदर्शनी जो हम जहाँ कहीं पर भी जाकर किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ होती है, वहाँ पर हम जिसको भी अवलोकन करते हैं, ये जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उसमें उसको क्या कहते हैं? प्रदर्शनी कहते हैं। इसमें जैसे विभिन्न पुस्तकों के बारे में या विभिन्न उपकरणों के बारे में, विभिन्न सामग्रियों के बारे में एग्जीबिशन कहते हैं ना, जिसे वही क्या कहलाती है? प्रदर्शनी। संग्रहालय, जहाँ पर किसी तथ्यों, सामग्रियों या उपकरणों को सुरक्षित रूप में रखा जाता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी उन साधनों को देखकर या उनके द्वारा जो भी ज्ञान है वो अर्जित कर सके और उससे अवलोकन कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्रव्य दृश्य सामग्री की। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री, इसके अंतर्गत शिक्षण के उन उपकरणों को सम्मिलित किया जाता है जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की श्रव्य दृश्य ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती है और वे पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। इनको श्रव्य दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य साधन कहा जाता है, क्योंकि ये श्रव्य तथा दृश्य की दो इंद्रियों द्वारा ही प्रभावी होते हैं, सुनना और देखना। अतः श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ उस सामग्री से है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। वही क्या कहलाते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाते हैं। अब श्रव्य दृश्य सामग्री, इसको इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। 3 भागों में अभी बताया था, श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स, दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, और तत्पश्चात सबसे अंत में श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। अब जो श्रव्य सामग्री है, वास्तव में श्रव्य सामग्री क्या है आप सभी को ज्ञात होगा। जो श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री का अर्थ हम ऐसे बता सकते हैं कि श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल श्रवणेंद्रियों अर्थात केवल हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जिनमें मुख्यतः कान के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही श्रव्य सामग्री कहते हैं। जो प्रमुख श्रव्य सामग्री है उसके अंतर्गत रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर को सम्मिलित किया गया है। रेडियो ये भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि पाश्चात्य देशों की प्राय सभी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के सभी स्तरों पर रेडियो का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है, और भारत में ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत कम है जिनमें रेडियो का उपयोग कक्षाओं में किया जाता है। लेकिन आकाशवाणी के प्राय सभी केंद्रों से विद्यालयों के लिए नियमित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। फिर इसके पश्चात है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी शिक्षक का एक सहायक साधन है। यह शिक्षक का स्थान नहीं ले सकता। इसका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब इसकी सहायता से बालक किसी तथ्य या घटना को अच्छी तरह समझ सकते हैं, तभी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन। ग्रामोफोन रेडियो की भांति ही शिक्षण का ये भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है, और इसके माध्यम से छात्रों को बोलने की भाषा की शिक्षा दी जा सकती है, और इसके माध्यम से विषय के स्पष्टीकरण में सहायता दी जाती है। ये श्रव्य सामग्री थे। अब दृश्य सामग्री। जो दृश्य सामग्री है उसका अर्थ होता है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत हम उन साधनों से प्रयोग करते हैं जिनमें केवल दृश्येंद्रियों का
प्रयोग होता है, अर्थात जिनमें जो ज्ञान है वो मुख्यतः दृश्य इंद्रिय के द्वारा प्राप्त होता है। जो प्रमुख दृश्य सामग्री है वो निम्न प्रकार से हैं। वास्तविक वस्तुएं। अब वास्तविक वस्तुएं, जो वास्तविक वस्तु है उसका अभिप्राय मूल वस्तुओं से है कि वास्तविक वस्तुएं बालक को इंद्रियों की प्रेरणा देती है और उन्हें निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान करके उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करती है। जैसे जब बालक इन वस्तुओं को देखते हैं, छूते हैं और उनके साथ समय व्यतीत करते हैं तो उनके अंदर जो उनकी दृश्य इंद्रियां हैं वो सक्रिय हो जाती है और इस प्रकार ऐसी प्रतिभाएं बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहयोग प्रदान करती है। फिर चित्र। वाणिज्य शिक्षण में चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चित्र छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं और इस प्रकार विषय वस्तु को सजीव बनाने की चेष्टा भी करते हैं। वाणिज्य के जो शिक्षक हैं वो अनेक उपयोगी चित्रों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चित्र पत्रिकाएं, रविवारीय संस्करण, साप्ताहिक पत्रों आदि से वो प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात प्रारूप तथा नमूने। वाणिज्य शिक्षण में प्रारूपों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। किस प्रकार से? इसके द्वारा वाणिज्य शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे मशीनों, उद्योगों, विभिन्न जातियों की वेशभूषा आदि का ज्ञान भी बड़ी सफलता से दे सकते हैं और जहाँ तक संभव हो कक्षा में छात्रों को वास्तविक वस्तुओं के द्वारा ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात रेखाचित्र तथा खाके। वाणिज्य शिक्षण में रेखाचित्र और रेखाकृतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बनाया जाता है। क्योंकि वाणिज्य का शिक्षक आर्थिक नियमों को स्पष्ट करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, जैसे उत्पत्ति, उपभोग, मांग तथा पूर्ति आदि के नियमों को भी इनके द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तत्पश्चात मानचित्र तथा ग्लोब। मानचित्र तथा ग्लोब वाणिज्य शिक्षण में इनका भी महत्व है, क्योंकि मानचित्र और ग्लोब का प्रयोग विभिन्न स्थलों की स्थिति का ज्ञान प्रदान करने हेतु किया जाता है। इनके द्वारा वाणिज्य शिक्षक प्राकृतिक वनस्पति, उद्योगों, व्यापारिक केंद्र, कृषि उपज, व्यापारिक उत्पादन, शक्ति के साधन, खनिज आदि का भी ज्ञान दे सकते हैं और वाणिज्य शिक्षण में ग्लोब को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि ग्लोब की सहायता से ही पृथ्वी की रूपरेखा, उसकी स्थिति, गति, विभिन्न देश की सीमाएं, आयात निर्यात के लिए यातायात के साधन आदि बातों को बड़े सरल ढंग से बता सकते हैं। नेक्स्ट, चार्ट। अब वाणिज्य शिक्षण में चार्ट का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा छात्रों को विभिन्न बातों का क्रमिक ज्ञान प्रदान किया जाता है और इनके उपयोग के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध होते हैं। उदाहरणतः उत्पत्ति के ढंग, द्रव्य के कार्य, विनिमय के स्वरूप, आवश्यकताओं का वर्गीकरण एवं लक्षण, उत्पत्ति के साधन आदि, और इन सभी के संबंधों को स्पष्ट करने में चार्ट अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात ग्राफ। ग्राफ एक प्रदर्शनात्मक उपकरण है जिनके द्वारा संख्यात्मक स्थितियों को दृश्यात्मक बनाकर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जो शब्द या मानचित्रों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता। उदाहरणतः जैसे भारत की अगर हमें बीते 10 वर्ष की गन्ने की उपज को ग्राफ में हम चिन्हित करते हैं तो वाणिज्य शिक्षण में इस उपादान का बहुत ही लाभप्रद प्रयोग होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से विषय की दुर्बोधता को दूर किया जाता है और इसके प्रयोग से तुलनात्मक अध्ययन करने में हमें बहुत सहायता होती है। और इसके पश्चात फ्लानेल बोर्ड या फ्लैट, इसको फ्लानेल ग्राफ भी कहते हैं। ये लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर फ्लैट, नमदा या फ्लानेल चढ़ा रहता है और इस पर चित्रों को केवल थोड़ा सा दबाकर ही चिपकाया जाता है। चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने के लिए उनमें अंकित वस्तुओं की, व्यक्तियों की तुलना करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी उपकरण है, जिसके द्वारा हम अच्छे से जो भी विकासशील पक्ष है उसको हम समझा सकते हैं। फिर
बुलेटिन बोर्ड इसको हिंदी में सूचना पट या विज्ञप्ति पट भी कहते हैं। दृश्य साधन के रूप में इस पट का भी शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कक्षा विज्ञप्ति पर विद्यालयों में जो भी कार्यविधि होती है, इनको व्यवस्थित रूप से इनका उपयोग किस प्रकार करना है, ये विज्ञप्ति पट पर उपलब्ध किया जाता है। और वाणिज्य का शिक्षक इसका उपयोग सूचनाओं को अंकित करने, वाणिज्य पुस्तकों की टाइटल प्रस्तुत करने के लिए, कार्टून चिपकाने और योजना इकाई तथा समस्याओं की रूपरेखा को प्रदर्शित करने के लिए, चित्र तालिकाओं आदि के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात जादू की लालटेन, मैजिक लालटेन कहते हैं ना, ये एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। ये यंत्र शिक्षण को सजीव तथा प्रभावी बनाने में भी सफल सिद्ध हुआ है। इसके प्रयोग में स्लाइडों की आवश्यकता होती है। वाणिज्य का शिक्षक अपने विषय की विभिन्न स्लाइडों को इसके माध्यम से प्रयोग करके अपने पाठों को सजीव एवं सरल बना सकता है। इसके अतिरिक्त जो चित्र विस्तारक यंत्र थे, चित्र विस्तारक यंत्र इसका भी हम प्रयोग करते हैं वाणिज्य शिक्षण में। इसके लिए अध्यापक को स्लाइडें बनानी पड़ती है और इसमें छोटे छोटे चित्रों, मानचित्रों, पुस्तक और पोस्टरों के पृष्ठों को कमरे में अंधेरा करके बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। और इस चित्र विस्तारक यंत्र ने वाणिज्य को पढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। फिर सबसे अंत में है मूक चित्र। मूक चित्र ये भी चलचित्र का मूल रूप है, क्योंकि इसमें जो भी क्रियाएं होती है उसको पूर्ण रूप से दिखाया जाता है। और इस उपकरण की एक विशेषता है कि इसमें चित्रों को दिखाया जाता है किंतु उनमें ध्वनि नहीं होती, इसलिए चित्र विस्तारक उपकरण की अपेक्षा मूक चित्रों का शिक्षण में अत्यधिक महत्व है। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अब श्रव्य दृश्य सामग्री। पूर्व में हमने श्रव्य सामग्री, उसके बाद दृश्य सामग्री और अब श्रव्य दृश्य सामग्री। कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, इसमें हमारी दोनों इंद्रियां ही प्रभावित होती हैं और जो ज्ञान है वो हम दोनों इंद्रियों से ही अर्जित करते हैं, क्योंकि ये श्रव्य तथा दृश्य दो इंद्रियों द्वारा प्रभावी होते हैं। और श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ उस सामग्री से है जो हम कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या जो बोली गई है पाठ्य सामग्री को समझने में हमें सहायता प्रदान कराती है, वही श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। श्रव्य दृश्य सामग्री, इसके अंतर्गत हम मुख्य 3 जो प्रकार है उनका हम वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि वाणिज्य शिक्षण में इन्हीं के द्वारा शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। सर्वप्रथम चलचित्र। चलचित्र वाणिज्य शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इसका प्रयोग वाणिज्य के शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है। इस उपकरण का प्रयोग वाणिज्य शिक्षण में तभी किया जा सकता है जबकि फिल्म व्यावसायिक दृष्टिकोण से बनाई जाए। इसके प्रयोग के बहुत से प्रकरणों की शिक्षा प्रदान की जाती है। उदाहरणतः भारत में व्यापार की स्थिति, उद्योगों की समस्याएं, बैंकिंग की समस्या, ग्रामीण समस्याएं, भारत की फसलें, खनिज पदार्थ, आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास योजनाएं, भारत के उद्योग, भारतीय रहन सहन, इस प्रकार के जो भी फिल्में हैं, हमारे देश में ऐसी फिल्मों का बहुत अभाव है। अतः हमें वाणिज्य शिक्षण के लिए इस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए और इस प्रकार की फिल्मों का भी निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वारा क्या हो सके, जिसके द्वारा जो भी व्यावसायिक विकास है वो स्वतः सुचारू रूप से संपन्न हो सके और धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हो सके। नेक्स्ट था इसके बाद समाचार संबंधी फिल्म। समाचार संबंधी फिल्म
भारत सरकार जो है इस क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य कर रही है और वाणिज्य शिक्षण में इन फिल्मों का उपयोग बहुत लाभप्रद है। इनके प्रयोग से छात्रों को राष्ट्र उद्योगों की प्रगति एवं परिस्थितियों से अवगत कराया जाता है और इनके प्रयोग के पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह उस समाचार फिल्म के बारे में उन्हें परिचय प्रदान कर, जिससे उन्हें उसको समझने में कठिनाई नहीं उठानी पड़े, तभी इनके प्रयोग के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये है समाचार संबंधी। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाए वो छात्रों के स्तर के अनुकूल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो छात्र इनको समझने में असमर्थ होंगे और जो फिल्मों का उद्देश्य है वो भी पूर्ण नहीं हो सकेगा। और सबसे अंत में टेलीविज़न एक नवीनतम दृश्य श्रव्य उपकरण है। शिक्षा देने के लिए इसका प्रयोग भी प्रारंभ हो गया है और उसके ऊंचे मूल्य से इसका प्रयोग अभी तक सीमित है। टेलीविज़न में बालक अपने देखने तथा सुनने की दोनों इंद्रियों का प्रयोग करने के कारण किसी भी तथ्य को शीघ्रता से सीख जाता है। टेलीविज़न का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि वह जीवंत होता है, अर्थात वह किसी भी बात से क्या होता है, सदैव विकारमुक्त रूप में उसी क्षण पर्दे पर प्रस्तुत कर देता है और जीवंत होने के कारण ये अधिकाधिक वास्तविक होता है और छात्रों को इसके प्रतिबिंबों की वास्तविकता पर सहज विश्वास हो जाता है और वो यह विश्वास शिक्षण को प्रभावित करता है। और इसके अतिरिक्त ये उपकरण योग्यतम शिक्षकों को देश की शिक्षा संस्थाओं तक पहुंचा देते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रकार ये सबसे अधिक आशापूर्ण श्रव्य दृश्य उपकरण है, क्योंकि संदेश वाहन के एक यंत्र के रूप में रेडियो तथा चलचित्र के गुणों का इसमें सम्मिश्रण है। ये श्रव्य दृश्य सामग्री। अब श्रव्य दृश्य सामग्री के क्या कार्य होते हैं जो शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। जो श्रव्य दृश्य सामग्री है ये इस प्रकार से शिक्षा में अपना कार्य करते हैं। ये सर्वोत्तम प्रेरक होते हैं। प्रेरक ये बालक को अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करके उनके ज्ञान को स्थूलता प्रदान करते हैं और उनमें रुचि और उत्साह का संचार भी उत्पन्न करते हैं। फिर स्पष्टीकरण, इनके द्वारा जो बालक होते हैं उनको कठिन से कठिन सामग्री का स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है और इनके प्रयोग से संकल्पनाओं में भी स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। फिर मौखिक शिक्षण के आधार ये सामग्री स्पष्ट अवधारणाएं प्रदान करते हैं और अधिगम में शुद्धता लाते हैं। साथ ही उसे अर्थ प्रदान करने के साथ साथ जो शब्द है उनमें ये शुद्धता लाते हैं और छात्र अपने साधनों के द्वारा शब्दावली में भी वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, सार्थक अनुभव। इसके द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव सबसे अधिक शिक्षाप्रद और लाभप्रद होते हैं। इससे हम संसार की जटिल एवं विशाल वस्तुओं को भी साकार कर सकते हैं। तत्पश्चात विभिन्न अनुभव, इनके प्रयोग से छात्रों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाते हैं। वे मात्र बात करके तथा चौक लिखकर ज्ञान प्राप्त करने के स्थान पर विभिन्न ढंगों से विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करते हैं। फिर रटने को कम करना, इनके प्रयोग से छात्रों में पाठ के लिए रुचि विकसित की जाती है तथा उनके ज्ञान में भी स्थायित्व आता है और जो रटने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है वो स्वतः कम हो जाती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में श्रव्य दृश्य सामग्री इस प्रकार से अपना कार्य करती है कि साधनों का जब भी चयन हो जाए उसके पश्चात जो छात्र है वो वास्तविकता से रूबरू हो सके और साथ ही साथ अपने अंदर रुचि और उत्साह उत्पन्न करके वह अपने ध्यान को आकर्षित करे और जो उनका ज्ञान है वो उनके ज्ञान को स्थायित्व रूप प्रदान करे। अब सहायक सामग्री का जो हमने
प्रयोग किया है, किस प्रकार से करना चाहिए, या फिर सहायक इन सामग्रियों का चयन करते समय हमें कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम उन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे द्वारा सहायक सामग्री के चुनाव करने में कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी और शिक्षा अधिक रुचिकर तथा बोधगम्य उनके सामने प्रस्तुत हो सकेगी। इसके लिए जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस प्रकार से हैं कि सहायक सामग्री अध्ययन के प्रकरण से संबंधित होनी चाहिए और छात्रों के अनुभव और उनकी समझ के उपयुक्त होनी चाहिए और सहायक सामग्री के द्वारा प्रकरण का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सामग्री अच्छे हालात में होनी चाहिए और प्रयोग की जाने वाली साधन छात्र के परिवेश के लिए अपरिचित नहीं होने चाहिए। साधन ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में सुरुचि का विकास हो और अत्यधिक साधनों का अनावश्यक प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमें अनावश्यक साधनों का प्रयोग करना होगा तो हम जो भी विषय वस्तु उनके समक्ष प्रयोग कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं वो स्वतः निरर्थक हो जाएगा। और साधनों का चयन करने के पश्चात शिक्षक को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसे ये जान लेना चाहिए कि साधनों में क्या क्या दिखाया गया है और उसकी शिक्षण योजना में वे किस तरह से उपयोगी है। इस प्रकार से जो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है उसके उपयोग से छात्रों में धारणाएं, अभिरुचियां, अनुभूतियां तथा रुचियां विकसित की जाती है। इनके द्वारा छात्रों को वर्ग योजना बनाने, स्वस्थ चिंतन तथा विचार प्रक्रिया और तर्क शक्ति के प्रयोग के लिए स्थूल आधार प्रदान किए जाते हैं और इसी सहायक सामग्री के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है तथा छात्रों की रुचियों को पाठ्य सामग्री के प्रति जागृत किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किया हुआ ज्ञान उनके लिए अधिक स्थायी होता है। अब वाणिज्य शिक्षण में जो हमने प्राय सभी सहायक सामग्रियों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया, लेकिन स्वभावता है कि अध्यापक के सामने सदैव यही प्रश्न उठता है कि उसे इन सभी प्रकार की सहायक सामग्रियों में से अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु किन विशिष्ट सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए कि वह जब भी छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को प्रस्तुत करे तो इस प्रकार से करे कि कोई भी समस्या उनके समक्ष जो समस्या है वो उनके समक्ष प्रकट ना हो और सहायक सामग्री का चयन करने तथा सहायक सामग्री का सफलतापूर्वक प्रयोग करे जिससे कि वो शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर सके और छात्र अपना सर्वांगीण विकास कर सके। इसके लिए अध्यापक को यह आवश्यक है कि उसे कौन से सहायक सामग्री का कब प्रयोग करना है जिससे छात्रों में जो रुचियां हैं उनका विकास हो सके, उनका मानसिक, शारीरिक और जो सामाजिक विकास है वो भी किस प्रकार से स्वतः हो, इसका भी ध्यान एक अध्यापक को रखना चाहिए। और अध्यापक क्योंकि इनकी कल्पना, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास करेगा, इसीलिए उसको ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा छात्रों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अधिक अनुभव प्राप्त कर सके और जो भी नवीन तथ्य उनके समक्ष आते हैं वो उनको सरलता से ग्रहण कर सके। Okay, thank you class.